कल हमने पढ़ा था कि विचित्र हल क्या होता है, बाह्य बिंदु पद क्या होते हैं, उन सब की डेफिनेशंस पढ़ ली थी कि अगर हमें क्वेश्चन में विचित्र हल और व्यापक हल दोनों चीज़ें पूछी हैं तो सी विवेचक द्वारा फाइंड करते हैं, और सिर्फ विचित्र हल पूछा है तो सिर्फ पी विवेचक द्वारा सोल्व करते हैं। वो क्वेश्चंस में इंक्लूड करके ही देगा कि हमें क्या फाइंड करना है। हमने सी विवेचक भी पढ़ लिया था कि कैसे फाइंड करते हैं, और पी विवेचक भी। बाकी हम इस क्वेश्चन से क्लियर करेंगे कि पी विवेचक और किस तरीके से फाइंड करते हैं। बाह्य बिंदु पद के लिए हमने सी विवेचक और पी विवेचक दोनों पढ़े थे कि सी विवेचक और पी विवेचक में जो वैल्यूज एक बार आ रही है और दोनों में ही आ रही है तो वो तो दी हुई अवकल समीकरण का विचित्र हल होता है। जो वैल्यू सी विवेचक में 3 बार और पी विवेचक में 1 बार आ रही है वो क्या होगा, उभयाग्र पथ होगा। और जो सी विवेचक में 2 बार आ रही है वो नोड पथ है सी विवेचक के, और जो पी विवेचक में 2 बार आ रही है वो स्पर्श बिंदु। ये वैल्यू सेम नहीं होंगी। जो नोड पथ और स्पर्श बिंदु होते हैं ये दोनों में अलग अलग होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है कि वो सी विवेचक में भी 2 बार आते हैं और पी विवेचक में, पर ये अलग अलग वैल्यूज होती है, सेम नहीं होती हैं। एनवलप और उभयाग्र पथ सेम होते हैं जो दोनों में है आते हैं। क्लियर है? तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। अगर वो आपसे बाह्य बिंदु पद पूछेगा या विचित्र, तो वो आपको क्वेश्चंस में इंक्लूड करके देगा कि निम्न अवकल समीकरण का विचित्र हल तथा बाह्य बिंदु पद ज्ञात कीजिए। अगर वो आपको क्वेश्चन में इंक्लूड करके देता है तभी आपको फाइंड करना है, अदरवाइज सोल्व मत करना कि कहीं निकालेगा। अगर वो इतना देता है हल कीजिए तो सिर्फ व्यापक हल निकाल कर छोड़ना है। ये कहता है कि विचित्र हल ज्ञात कीजिए तो वो आप सी विवेचक से निकाल सकते हैं, और अगर आपसे ये कहता है कि भाई ये बिंदु पद भी ज्ञात कीजिए तो फिर आपको पूरा मेथड करना होगा जो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में इंक्लूड करके देगा तभी आप फाइंड कीजिएगा, अदरवाइज इसे फाइंड मत करना। ठीक है, नाउ अब हमारा एग्जाम्पल देखिए। थ्योरी हमने कल पढ़ ली थी। निम्न समीकरण का व्यापक हल, विचित्र हल तथा बाह्य बिंदु पद ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया उसने कि व्यापक हल, विचित्र हल और बाह्य बिंदु पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो ये भी दे सकता है कि निम्न अवकल समीकरण के हलों की विवेचना कीजिए, तो वो हलों की विवेचना करवा रहा है, इसका मतलब वो ये तीनों चीज ही वापस पूछ रहा है। ठीक है, ये लाइन भी बोल सकता है और ये भी। इक्वेशंस है पी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस वाई। आगे बस इनमें हमें कब पढ़ा था विचित्र हल के लिए तो हम सी विवेचक से फाइंड करते हैं, मैक्सिमम एक्स या वाई के लिए हल होने योग्य समीकरण से सोल्व करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस इक्वेशंस में देखते हैं तो एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन जो वाई है वो 2 घात का मिल रहा है हमें, 1 घात का नहीं है। तो x के लिए भी सोल्व नहीं और ये y के लिए भी हल होने योग्य समीकरण नहीं है, क्योंकि y इसमें 1 घात का पद नहीं है। लेकिन आप इसमें p के लिए से सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y, और p की वैल्यूज क्या होती है, dy ओवर dx। ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये किसका है, y का है। तो हम चरों को पृथक कर सकते हैं, चरों को पृथक कीजिए। तो 2 माइनस 3y अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू dx। समाकलन करेंगे, लेकिन अब हम इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले इस टर्म को सोल्व करना होगा। तो 2 माइनस 3y जो ऊपर की टर्म है इसमें 1 को ही ऐड किया और 1 को ही सबट्रैक्ट किया है। तो मैं इस इक्वेशन लिख सकती हूँ 3 माइनस 3y माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ देखिए यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1, अलग अलग कर रही हूँ, 1 माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। 1 माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई। क्लियर है, चर पृथक हो चुके हैं। अब हम इनका समाकलन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दो x की पावर n के फॉर्मूले से करेंगे इसका समाकलन। तो अंडर रूट 1 माइनस वाई का समाकलन क्या होगा, माइनस ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, अपॉन के 3/2 से तो ये कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा माइनस 1 माइनस वाई की पावर 3/2। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई का समाकलन क्या होगा, क्योंकि y माइनस में तो माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू dx का हो गया x प्लस c, जहां c समाकल स्थिरांक है। ना
यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस वाई कॉमन लीजिए। जैसे ही अंडर रूट 1 माइनस वाई कॉमन लोगे क्या बचेगा, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस वाई, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या टर्म बची, y इंटू 1 माइनस वाई की पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दोनों तरफ वर्ग कीजिए। जैसे दोनों तरफ वर्ग करोगे क्या है, x प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। ये जो समीकरण 2 है ये दी हुई समीकरण का व्यापक हल है। तो सबसे पहले हम व्यापक हल ही फाइंड करते हैं, उसके बाद हम सी विवेचक और पी विवेचक फाइंड करते हैं। क्लियर है। अब हम इस समीकरण का व्यापक हल फाइंड हो चुका है। नाउ सी विवेचक, और सी विवेचक कैसे फाइंड करते हैं कि जो दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है उस व्यापक हल का सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर दोनों समीकरण से सी का विलोपन करने पर। तो समीकरण 2 का सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सी के सापेक्ष कर रहे हैं, बाकी की टर्म कांस्टेंट की फॉर्म करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यानी सी इज इक्वल टू माइनस एक्स। सी की वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये तो क्या हो गया 0, यानी वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चंस में आपको बाह्य बिंदु पद भी फाइंड करवा रहा है, इसलिए यहाँ से आप विचित्र हल नहीं लिख सकते। हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ व्यापक हल और विचित्र हल निकाला था, और विचित्र हल हमने यहाँ से ही सॉल्यूशन लिख दिया था कि दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन यहाँ आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ वो बाह्य बिंदु पद ज्ञात करवा रहा है, और बाह्य बिंदु पद में विचित्र हल वो होता है जो सी विवेचक और पी विवेचक दोनों में आ रहा हो और सिर्फ एक बार आ रहा हो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से विचित्र हल कुछ नहीं लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे पी विवेचक। पी विवेचक हम फाइंड करते हैं दी हुई अवकल समीकरण का पी के सापेक्ष अवकलन करने पर। कभी पी के सापेक्ष अवकलन करके फाइंड करते हैं, कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से फाइंड करते हैं, क्योंकि पी के 2 मान मिलते हैं जो दोनों मान समान होते हैं। नोट में हमने पढ़ा था कि पी एक घात का नहीं होना चाहिए वरना विचित्र हल नहीं होगा, तो एक घात से ज्यादा का ही होगा। ठीक है, तो पी इन क्वेश्चंस में आप सी विवेचक तो इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन हाँ पी विवेचक में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि कैसे फाइंड करते हैं। ना तो डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड पुट करके फाइंड करते हैं, तो जितने भी डाउट्स है वो आपके हर एक क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि पी विवेचक कैसे सोल्व करते हैं। तो सिर्फ पी विवेचक का ध्यान रखना, इसे थोड़ा सा फाइंड करना प्रॉब्लम होती है, बाकी आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पी विवेचक के लिए क्या है कि समीकरण 1 का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ये आपकी समीकरण 1 है, इसका पी के सापेक्ष कीजिए। पी के सापेक्ष कर रहे हो, बाकी की वैल्यूज कांस्टेंट फॉर्म में होगी, तो ये क्या होगा 2p इंटू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्ग कीजिए, तो वर्ग करोगे तो क्या होगा 4p स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3y का होल 4 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से p का मान रखिए, तो p स्क्वायर का मान क्या है समीकरण 1 में 4 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3y का होल 4 एज इट इज। 4 और स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ ये टर्म बचेगी। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम बाह्य बिंदु पद फाइंड कर रहे हैं। आगे बात समझ में। और बाह्य बिंदु पद में विचित्र हल तभी आप फाइंड कर सकते हो कि जब दोनों विवेचकों में एक वैल्यू सेम आ रही हो और एक ही बार आ रही हो, तो इसीलिए हम इस तरीके से करते हैं। अगर चेंज भी करें पी का मान पुट करके किसी, तो वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। इसलिए सोल्व करने के लिए हम पी विवेचक को इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी क्लियर है और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका सी विवेचक और ये हो गया आपका पी विवेचक। अब हमने पढ़ा था दोनों में कि जो वैल्यूज दोनों में आ रही है और एक बार आ रही है तो वो क्या होती है एनवेलोप, यानी विचित्र हल होता है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दोनों विवेचकों में आ रहा है और एक ही बार आ रहा है, तो यानी ये दिए हुए अवकल समीकरण का क्या है, विचित्र हल है। आगे आपकी बात समझ में। तो दोनों विवेचकों में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 केवल एक बार आया है, अतः यह दिए हुए समीकरण का विचित्र हल है और एनवेलोप भी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं नोड पद की, देखते हैं। तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी वाई बराबर 0 दो बार आ रहा है, क्योंकि y इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो सी विवेचक में y इज इक्वल टू 0 दो बार आ रहा है, तो ये क्या है, नोड पथ है। ठीक है,
नाउ पी विवेचक में देखिए 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 2 माइनस 3y 2 बार आ रहा है, तो ये पी विवेचक में क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्लियर है ये चीज। नाउ अब देखिए इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं है जो इसमें आ रही हो। उभयाग्र के लिए क्या होनी चाहिए कि एक ही सेम वैल्यूज होगी, लेकिन वो सी विवेचक में तो 3 बार और पी विवेचक में 1 बार आनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो यानी उभयाग्र पथ नहीं है, तो हम वो लिखेंगे नहीं। हमें सिर्फ जो सी विवेचक और पी विवेचक में जो रिजल्ट मिल रहा है हम वही रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन सोल्व करने का, जब वो आपसे बाह्य बिंदु पद भी साथ में पूछता है। आपके एग्जांपल्स हैं सेम इसी तरीके से हैं, मैं आपको सोल्व करके साथ भेज दूंगी। एग्जांपल नंबर जो 6 है उसके 6 में अवकल समीकरण को जो दी हुई है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, मतलब कुछ वैल्यूज ऐड की है और कुछ वैल्यूज सब्ट्रैक्ट की है, तब उसे सोल्व किया है, और यही उसके पी विवेचक में भी किया है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन भेज दूंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो